कल मैंने एक कमाल का शॉट मारा था। हाँ, तुमने सही कहा जियान, मजा आ गया। हाँ? अरे देखो, वहाँ कुछ है जियान। हाँ? ये क्या है? इसे खोलकर देखो। हाँ? एक कैट। लगता है इस कैट को यहाँ पर कोई छोड़ गया है। अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी को इसे ले जाना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास पहले से ही एक डॉग है। तुम बताओ सुनियो। मैं भी नहीं ले जा सकता, हमारे घर में पहले से ही एक कैट है। वो एक पर्शियन कैट है नोबिता, और मेरे डैड उसे पेरिस से लेकर आए थे। समझे? और मैं भी नहीं, मेरे पास पहले से ही एक कैनरी है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते नोबिता? मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मॉम को कैट पसंद नहीं है। मेरी मॉम मुझे इसे घर में रखने नहीं देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए नोबिता? हाँ? मुझे बुरा लग रहा है। तुमने सही कहा, लेकिन अब इसका क्या होगा नोबिता? ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ सुनियो, अगर तुम इसे नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा मत कहो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो ये इस वक्त अपने घर पर स्नैक्स खा रही होती। हाँ, तुम कहते हो तो मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ। मान लेंगे हमें ये मिली ही नहीं। प्लीज इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। रुक जाओ, इसे मैं ले जाऊंगा। अगर तुम्हारी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो? मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में ये कर पाओगे नोबिता? हाँ, मैं मॉम को समझाऊंगा। थैंक यू नोबिता, तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। क्यों, है ना? ओके, आज से ये कैट नोबिता की है। देखो, मैं मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे तुम्हारे पेट को क्या हुआ? हाँ? ये कैट तुम कहाँ से लेकर आए हो नोबिता? इसे कोई छोड़ गया था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हाँ? तुम्हें पता है ना मॉम कितना गुस्सा होंगी नोबिता? हाँ, लेकिन डोरेमोन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मॉम को पेट्स पसंद नहीं है डोरेमोन, पर उन्हें नहीं पता कि डॉग्स और कैट्स कितने क्यूट होते हैं। हाँ? बस हमें मॉम को ये दिखाना होगा डोरेमोन कि एनिमल्स के साथ कितना मजा आता है, समझे? वाओ, तुमने सही कहा नोबिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ऐसा गैजेट दो जो हमारी मदद करे। देखो, मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है नोबिता जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज डोरेमोन। नोबिता कहाँ रह गया? मुझे उससे कुछ काम था। अरे, वो घर आ गया, पर मैंने तो उसे अंदर आते देखा ही नहीं। जल्दी करो, इससे पहले कि मॉम इसे ढूंढ ले। डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई तो गैजेट होगा ना? नोबिता, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे नहीं, मॉम ऊपर आ रही है। डोरेमोन, जल्दी करो, इस कैट को छुपाओ। मॉम ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कहाँ छुपाऊं? कहीं भी छुपाओ, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। ये सब क्या है नोबिता? आखिर तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जवाब दो। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे मॉम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ छुपाया है ना? वहाँ पर कुछ नहीं है मॉम। अजीब है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी छुपाओ, समझ गए ना? अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। प्रॉब्लम बड़ी है, अब क्या करें?
ये तो आसान है। हमें मॉम को बस ये दिखाना है कि ये कैट कितनी स्मार्ट और यूजफुल है, समझे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या ये छोटी सी कैट वो सब कर पाएगी जो हम इसे कहेंगे? उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। एनिमल रीइंकार्नेशन एग। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा एग है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे और किसी एनिमल के बारे में सोचोगे तो ये गैजेट तुम्हें उस एनिमल जैसा ही बना देगा, नोबिता, समझे? हाँ? यानी इस तरह से मैं मॉम को समझा सकता हूँ कि कैट्स कितनी यूजफुल होती हैं। हाँ, तुम सही समझे। इसमें बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं। हो सकता है बात बन जाए। ठीक है डोरेमोन। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें इस कैट की इमेज के बारे में सोचना है, नोबिता, ठीक है? हाँ, ओके। तैयार हो जाओ, मैं कवर बंद करता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ? ज्यादा तो नहीं, पर हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना? म्याऊ। अब मैं इस असली कैट को स्टोरेज शेड में छुपा देता हूँ। अरे हाँ नोबिता, क्या तुम चेक करोगी कोई मेल तो नहीं आई है? तुम कितने स्मार्ट हो ये दिखाने का सिर्फ यही चांस है। मैं समझ गया। हाँ? म्याऊ। ओह, थैंक यू सो मच। तुम अंदर कैसे आई? जल्दी से बाहर निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जरूर नोबिता ही उसे लेकर आया होगा। वो कैट कहीं भी छुपी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है वो जरूर इस शेड में छुपी होगी। अब क्या होगा नोबिता? मुझे नहीं पता। देखो, मेरे पास मत आना। हाँ? अरे ये तो अंदर चली गई। अभी बाहर निकालती हूँ। हाँ? जिस तरह से मॉम रिएक्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। हमें उसके लिए कोई दूसरा ओनर ढूंढना होगा। क्या सच में? ये तो बुरा हुआ। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बाहर निकलो यहाँ से। घर में कोई है? आती हूँ। बोलो। क्या आपको कैट्स पसंद है? मेरे पास एक बहुत अच्छी कैट है। क्या ये वाली? लेकिन ये तो क्यूट नहीं है। देखिए, ये तो बस एक सैंपल है। जो असली कैट है वो सच में बहुत क्यूट है, मेरा यकीन कीजिए। मैं रख लेती, लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है तो पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो आखिर कहाँ छुपी होगी? जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? मुझे नहीं लगता इस तरह बात बनेगी डोरेमोन। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उस कैट की मदद करनी है। क्या कोई है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? म्याऊ। इस बार ये नहीं बचेगी। हाँ! नहीं, ये क्या? तुमने बचा लिया, नहीं तो यहाँ आग लग जाती। हाँ? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी कैट हो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें थोड़ा दूध देती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। इसे पीने के बाद तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है? घर में कोई है? आई! अरे मैडम, आप यहाँ? हेलो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी कैट है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलती हुई चलूं। आपने अच्छा किया। मेरे हस्बैंड तो अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए ना प्लीज। तुम्हारी कैट तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को कैट्स बहुत पसंद हैं। तुम्हें भी पसंद है? हाँ, बिल्कुल बहुत पसंद है। अरे कुरो, तुम हो? अरे नहीं, ये मेरा कुरो नहीं है, ये तो कोई और है। ये तो बस दिखाने के लिए एक सैंपल है। क्या आपकी कैट का नाम कूरो है?
हाँ, उसने मेरा एक कीमती गमला तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तभी से मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत उदास है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी असली कूरो अभी लाकर देता हूँ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। आप हमारे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी। सॉरी, मैंने तुम्हें तंग किया। अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिलिशियस कैट फूड लाती हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, समझ गई ना? कूरो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे ओनर का पता चल गया है। हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलते हैं, ठीक है? जाने से पहले मुझे पहले जैसा बना दो डोरेमोन। हाँ हाँ ठीक है नोबिता। तो नोबिता, अब मैं कूरो को उस ओल्ड मैन के घर ले जाता हूँ। बाय बाय कूरो। चलो, अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। अरे वो कैट कहाँ चली गई? नोबिता, क्या तुमने उस कैट को कहीं देखा है? तुम कहाँ हो? हाँ? वो तो अपने ओनर के पास चली गई मॉम। ये तुमने क्या किया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो डोरेमोन, कूरो के जाने से मॉम कितनी नाराज हैं। शायद मॉम उससे बहुत प्यार करने लगी थी। क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा। हम कूरो को तो वापस नहीं ला सकते नोबिता। हाँ? अरे हाँ, तुम उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते? हाँ, मुझे फिर से कैट बनना होगा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? देखो, ये ठीक नहीं है। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। हाँ, तुमने सही कहा, ये बहुत प्यारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ वापस आ गई है। पर ये नोबिता कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई है, आज उसे वापस आने दो। कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डोरेमोन। हाँ, आज आप उसे बिल्कुल डिनर मत देना मॉम। नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बार टाइगर मास्क में क्या होगा? अगर तुम आगे बढ़े तो ये बच्चा नहीं बचेगा। डरपोक, ये लो। और तभी अलार्म बजता है। हाँ? क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो टाइगर? हमेशा कॉमिक के अंत में स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है डोरेमोन। निजी को नीजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमोन। लेकिन नोबिता, अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बचकर निकलेगा? मुझे नहीं पता डोरेमोन। मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता, इस बार वो बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बढ़िया प्लान होगा डोरेमोन। लेकिन वो क्या करेगा? आइडिया, हम ऑथर से पूछ सकते हैं नोबिता। ये है ऑथर निजी को नीजो का घर। क्या घर पर कोई है? वो अंदर होंगे। एक मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो? हाँ? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्क पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हम ये पूछने आए हैं कि इस इशू में क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? मुझे क्या पता क्या होगा। सर, क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अभी तक नहीं हुआ। देखो, मुझे अभी तक ये क्लू नहीं मिला है कि टाइगर मास्क किस तरह से बचकर भागेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या छापेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकता। देखिए, ये ठीक नहीं है। आप अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल लगता सकते। है उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अब तो मेरी ये जानने की इच्छा और बढ़ गई है डोरेमोन कि आगे क्या होने वाला है। तुमने सही कहा नोबिता।
अब क्या करें? समझ गया। अरे नहीं, मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। लेकिन किस बारे में डोरेमोन? हम अगले महीने में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है डोरेमोन। देखो, ये रहा अक्टूबर इशू। अब मजा आएगा। मजेदार है। मुझे परेशान मत करो। क्या बात है? हाँ। स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। हमने तो सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी डोरेमोन। देखो नोबिता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम कम से कम आधी कॉमिक तो पढ़ पाए। अब सिर्फ हमें ही अगले इशू की आधी स्टोरी पता है डोरेमोन। तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बार टाइगर मास्क में क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं नोबिता। चुप हो जाओ नोबिता, सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ अगले इशू में क्या होने वाला है। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता? हाँ बिल्कुल जियान। तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता। जल्दी बताओ नोबिता, टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। याद रखना, तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है नोबिता। अगर जियान नाराज हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों, सीन चेंज होता है? और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा? टाइगर मास्क का एक छोटा भाई भी है? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को बचा लेता है और उसके बाद वो डार्क फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को ढूंढ लेता है। समझ गए? हाँ, और फिर क्या? हाँ क्या वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है? हाँ जियान, वहाँ पहुँचने के बाद वो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, हाँ वो एक सीक्रेट है दोस्तों। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। अरे ये तो वही है, ये तो टाइगर मास्क के ऑथर मिस्टर निजिको हैं। ये सब हो क्या रहा है? तुम ये बात सिर्फ मुझे बताओगे यंग मैन, ठीक है? अब जल्दी से बताओ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखो, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज बताओ। मुझे सच में नहीं पता आगे क्या हुआ। देखो ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, तुमने मुझे आधी कहानी बताई है, ये ठीक नहीं है, रुक जाओ। तुमने खुद ही तो ये कॉमिक्स लिखी है, तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या होगा। मुझे जाने रुक दो। जाओ, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं लिखा है, प्लीज बताओ ना। मिस्टर निजिको, प्लीज अपने आप को संभालिए। सर, आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? मैं बस यूं ही थोड़ी देर घूमने के लिए आया था। आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे टाइम से नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, बात ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है। क्या आधी कॉमिक पढ़ी है? मेरे पास 350 रुपए होते तो मैं उसे खरीद लेता। तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमोन? हाँ, वो तो है। मैं समझ गया, 350 रुपए से तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं भी आता हूँ। अगर उन्होंने हमें फिर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। चलो अंदर चलते हैं। क्या अंदर कोई है? तुम दोनों फिर से वापस आ गए। तुमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है? हम पढ़ नहीं रहे। इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं। हाँ? दोबारा जरूर आना। मिस्टर निजिको, अरे तुम आ गए। अगर बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये रही कॉमिक। अरे ये तो अक्टूबर का इशू है, ये तो अभी तक छपा भी नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिल गया? कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अरे टाइगर मास्क तो फंस गया था, आखिर वो किस तरह से बच गया?
ओ, तो उसका एक छोटा भाई भी है, अब समझा। हाँ। ओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगुआर? अरे ये क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैगुआर मास्क सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा। अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब नवंबर इशू के लिए मुझे अभी से कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। लिखना है तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑथर तो बहुत ही बेकार है। अरे नहीं, इसका ऑथर तो मैं ही हूँ। क्या आपने काम अभी तक पूरा नहीं किया सर? अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है और उसके बाद मिस फॉर्चून। आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं लिख सकता। जाओ अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आओ। अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आए। शायद इसे कुछ नहीं आता। हम सारी कॉमिक्स ले आए सर। अरे आपको क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपीज बना दोगे प्लीज? लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ सर। बस होने ही वाला है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। एक बात बताओ, हम यहाँ बैठकर ये सब क्यों कर रहे हैं डोरेमोन? ओह, देखो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम टाइम से नहीं लिख पाएंगे। हेलो, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 9 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और थ्रिलिंग रहस्यमयी एपिसोड की जो आपको हैरान कर देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव कैप पहनो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 23 मई 2025 को है दो मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल और दी शैडो ट्रैकर। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार हिस्ट्री तो टोटली बोरिंग है, कुछ मजेदार करो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक गैजेट, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर। ये गैजेट पुराने टाइम कैप्सूल्स को ढूंढ सकता है जो पास्ट या फ्यूचर में छुपाए गए हों। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को यूज करता है और स्कूल के पीछे एक पुराना टाइम कैप्सूल ढूंढ लेता है, लेकिन जब उसे खोलता है तो अंदर से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आती है जो कहती है, मुझे रिलीज करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि ये कैप्सूल फ्यूचर से है और इसमें कोई मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन एक एडवेंचर पर निकलते हैं। वो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और पता चलता है कि कैप्सूल को किसी ने 50 साल पहले छुपाया था। लेकिन ट्विस्ट ये है, कैप्सूल की आवाज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। क्या ये आवाज किसी फ्यूचर के इंसान की है जो नोबिता को कांटेक्ट करना चाहता है? हंगामा तब बढ़ता है जब कैप्सूल अपने आप ग्लो करने लगता है और स्कूल में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये सच में भूत है या फ्यूचर का कोई गैजेट माल फंक्शन कर रहा है? डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से मिस्ट्री सॉल्व करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है फुल ऑन। दूसरी स्टोरी, द शैडो ट्रैकर। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक नया टास्क मिलता है, अपने दोस्तों की हॉबीज पर प्रेजेंटेशन देना। नोबिता जो आलसीपन का किंग है, डोरेमोन से कहता है, यार कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है शैडो ट्रैकर, एक गैजेट जो किसी के शैडो को फॉलो करके उसकी सीक्रेट हॉबीज बता सकता है।
मस्त आइडिया ना। नोबिता इस गैजेट को ज्ञान और सुनियो पर यूज करता है, लेकिन गलती से वो शिजुका के शैडो को ट्रैक कर लेता है। शैडो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, एक पुरानी लाइब्रेरी। वहां नोबिता को पता चलता है कि शिजुका रात में चुपके से कुछ रहस्यमयी किताबें पढ़ रही हैं। क्या शिजुका का कोई सीक्रेट? डोरेमोन और नोबिता इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी में घुसते हैं और वहां उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। रूम में एक पुराना गैजेट होता है जो शैडोज को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, गैजेट से एक सिग्नल निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है। क्या शिजुका की सीक्रेट हॉबी फ्यूचर से जुड़ी है? हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ते हैं और लाइब्रेरी में अजीब अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये शैडोज फ्यूचर के हैं या कोई पुराना गैजेट ट्रिक कर रहा है? डोरेमोन आखिर में सब कुछ फिक्स करता है, लेकिन स्टोरी एक सवाल छोड़ जाती है। शिजुका का सीक्रेट क्या था? एडवेंचर, ह्यूमर और मिस्ट्री का धमाकेदार मिक्स इस एपिसोड की खासियत। पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। विस्परिंग टाइम कैप्सूल में फ्यूचर की आवाज और शैडो ट्रैकर में शिजुका का सीक्रेट बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में रहस्य का तड़का जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर और शैडो ट्रैकर टोटली यूनिक है। खासकर वो सीन जहां कैप्सूल ग्लो करता है और शैडोज लाइब्रेरी में दौड़ते हैं, वो डर और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल बड़ा है और उसका सीक्रेट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि दूसरों के सीक्रेट्स में बिना परमिशन ताक झांक करना गलत है और जल्दबाजी मुसीबत ला सकती है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। कैप्सूल की आवाज किसकी थी? शिजुका का सीक्रेट क्या है? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। शैडो ट्रैकर में लाइब्रेरी का सेटअप मजेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया वाइब्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। विस्परिंग टाइम कैप्सूल को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो कैप्सूल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन से था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और थोड़ा सस्पेंसफुल है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग जबरदस्त है और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर, मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज थ्रिलिंग, गैजेट्स कूल और शिजुका का सीक्रेट सुपर इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती है। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है।
मिस्ट्री पार्ट 9 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार सस्पेंस और शिजुका का सीक्रेट इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो एनीवेयर डोर है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि शिजुका का सीक्रेट फ्यूचर से जुड़ा है या कोई और ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे हिनप्पी और जय डोरेमोन। Most people suffer not because of what happens to them, but because they cling to what they cannot control. They waste energy on losses, betrayals, until life itself controls them. Today, I will show you how to detach from what is beyond your grasp and become untouchable in a world built on uncertainty. The first principle in mastering the cold mindset is understanding the power of detachment. Detachment is not weakness, nor is it indifference in the shallow sense. It is the deliberate act of separating yourself from the things that appear to control you, but in reality, lie far beyond your influence. To be attached to what you cannot shape is to bind yourself to chains you cannot break. Men who attach themselves to outcomes, to people, or to circumstances that are outside their control are destined to live as slaves to disappointment. When storms arrive, they are swept away. When betrayal strikes, they collapse. When fortune shifts, they are left with nothing but regret. The one who cannot detach himself will forever be at the mercy of forces he does not command. To practice detachment is to strip yourself of illusions. Illusions that others will always be loyal, that circumstances will remain favorable, that the world will align itself with your expectations. Such illusions create a fragile state of mind, because when they shatter, as they inevitably will, you shatter with them. The detached man, however, does not place his soul into the hands of the uncertain. He knows the world is unpredictable, and therefore he does not lean on it for stability. His strength comes from his own ability to remain unmoved while everything else trembles. He views change, betrayal, and loss not as attacks against him, as the natural movement of life. By not expecting permanence, he suffers less when it collapses. The attached mind is addicted to control, but it seeks control where it does not exist. It demands that people behave as they desire. It begs fate to give them comfort. It insists the world should bend to its will. But this craving only ensures weakness, because the more one desires from what is uncontrollable, the more one is wounded by its unpredictability. Detachment, therefore, is the art of placing your focus only where your will has weight. It is not withdrawal from life, but a sharpening of perception, a recognition of where power ends and illusion begins. Imagine a man who ties his happiness to the loyalty of his friends. As long as they remain faithful, he feels secure. Once they betray him, as men often do, he falls into despair. His mistake was not the betrayal itself, but his dependence upon it. Detachment would have taught him that loyalty is never guaranteed, and therefore his peace should not rest upon it. He would still recognize the betrayal, but instead of being broken, he would use it as information, an observation of human nature that makes him wiser and colder in his dealings. Attachment blinds judgment. It forces decisions made in desperation rather than calculation. The man who fears losing love becomes a servant to it. The one who fears losing wealth clings so tightly to it that he becomes reckless in protecting it. The one who fears the loss of status humiliates himself to preserve appearances. These are chains that bend men into weakness. But the detached man, stripped of such fear, acts with clarity. He makes decisions not from emotion but from advantage. He does not crumble when love leaves, when wealth is stolen, or when honor is insulted. He simply adjusts, for his sense of self was never chained to them in the first place. True detachment is not about abandoning desire, but about mastering it. You may still desire wealth, power, loyalty, or love, but you do not attach your soul to their presence or absence. You pursue them as tools, as weapons,
as advantages in the game of life. If they come, you use them. If they vanish, you continue unbroken. This is the essence of cold strength, to stand untouched by fortune's shifting winds. Men who grasp this become immovable, because nothing external holds their strings. The power of detachment also sharpens influence. Those who cannot be easily provoked are feared. Those who cannot be emotionally blackmailed are respected. When others see that you do not crumble under betrayal, when they see that you do not beg for approval, when they see that you can lose and remain composed, they recognize a kind of authority that cannot be fabricated. Detachment creates an aura of unshakable dominance, because while others rage, panic, or beg, you remain still. Stillness itself becomes a weapon, for nothing confuses the attached mind more than the man who does not react as expected. This is why the power of detachment is the foundation of strength. It is the shield that protects you from emotional manipulation. It is the armor that guards you from despair. It is the throne upon which you sit while others kneel before their fears. To live without detachment is to be chained to the chaos of the world. To live with it is to walk through fire without being burned, because the flames cannot reach what you no longer cling to. If detachment is the first weapon of power, then the second is the control of the inner fortress. Every man is surrounded by forces that he cannot command, shifting moods of others, the unpredictability of fortune, the treachery of allies, and the endless tide of events that arrive uninvited. But within him, there is one kingdom where his rule can be absolute: his own mind, his reactions, his ability to govern himself. Most men, however, abandon this fortress. They open the gates to fear, anger, despair, and impulse, allowing every external event to dictate their inner state. They live as conquered subjects, enslaved not by enemies, but by their own undisciplined emotions. The man who cannot rule himself will never rule anything else. Control of the inner fortress begins with clarity of perception. Emotions are storms that distort reality. Anger convinces you that striking blindly will solve your humiliation. Fear whispers that retreat is survival, even when retreat guarantees long-term defeat. Despair tells you that all is lost long before the battle is even decided. To give in to these storms is to surrender before the fight has even begun. The disciplined mind, however, recognizes emotions as passing illusions. It does not deny their existence but places them under guard. It sees anger, fear, and despair for what they are, forces that can be observed but not obeyed. By refusing to identify with these inner invaders, the man protects his fortress walls from collapse. The weak man imagines power lies in controlling others. He shouts, threatens, and manipulates, but inside, he is still trembling. His power is an act, a mask that cracks the moment he is tested. The true strength lies in remaining sovereign over yourself, to endure insult without trembling, to hear betrayal without collapsing, to face loss without drowning. This is mastery. He who controls himself is feared more than he who commands others, because his calm is unshakable and his silence is unreadable. When others attack him, they do not know whether they have succeeded, because no reaction betrays his state. This uncertainty unsettles enemies more than anger ever could. To control the inner fortress also means to regulate your focus. Most people allow their attention to scatter across every distraction, every provocation, every worthless voice. They leave their fortress doors unguarded, so that the smallest noise from outside pulls their energy in 1,000 directions. But the disciplined man gathers his focus like a blade. He decides what deserves his attention and what does not. He ignores what he cannot control, conserving his strength for what he can shape. This selective focus is the foundation of power, because energy is not wasted on battles that cannot be won. Keeping his vision fixed only on what falls within his grasp, he grows stronger while others exhaust themselves in futility. Inside the fortress, patience is also cultivated. Most men are driven by the urgency of impulse. They want immediate reaction, immediate revenge, immediate gratification. Impulse exposes weakness because it reveals predictability. The man who cannot wait reveals his strategy to his enemies. The one who must react quickly is easily provoked. Patience, however, makes the fortress unassailable. To wait silently while others burn themselves out, to watch with cold eyes as your rivals reveal their hands, to restrain yourself until the moment when striking is decisive. This is the discipline of power. The patient man lets his enemies waste themselves.
and when they are weakest, he moves with precision. Another element of inner control is the regulation of desire. Desire is the most dangerous invader of the mind because it disguises itself as necessity. It tells you that without wealth, without affection, without recognition, you are nothing. And so men surrender to it, chasing endlessly, degrading themselves for its fulfillment, enslaving themselves to those who can grant or withhold it. But the master of the fortress disciplines desire. He allows it to exist, but does not let it govern him. He can pursue wealth without being desperate for it. He can enjoy affection without being chained to it. He can accept recognition without bending for it. Because he does not need these things to remain whole, no one can control him by offering or denying them. His independence terrifies others because it is rare to find a man who cannot be bribed by pleasure or broken by deprivation. The fortress of the mind also requires a constant awareness of weakness. Every man has cracks in his walls, insecurities, fears, attachments that can be exploited by those who know how to strike. To control yourself is to know these weaknesses intimately and guard them. If anger is your weakness, you must train in silence. If vanity is your weakness, you must strip yourself of the need for applause. If lust is your weakness, you must starve it until it no longer commands you. Enemies will always seek the crack in the wall, but when you have sealed it, they find no entry. The man who hides nothing from himself, who admits his flaws and masters them, becomes untouchable. Control of the inner fortress is not built in comfort but in trial. It is in betrayal that you learn composure. It is in loss that you learn resilience. It is in insult that you learn restraint. Each hardship is a test of your walls, and each time you endure without collapse, the fortress grows stronger. Weak men curse adversity because it exposes their fragility. The disciplined man welcomes adversity because it trains his mind to remain unmoved, cold, and sovereign. He does not pray for easier battles. He uses hard battles to temper his own steel. The third principle of the cold mindset is the art of cold observation over emotional reaction. Most men fail not because they lack strength, but because they lose themselves in the storms of their own feelings. They see betrayal and lash out. They feel insulted and rush to defend their pride. They encounter loss and collapse into despair. Reaction is their instinct, and reaction is their weakness. The man who cannot separate his mind from the pull of emotion becomes a puppet to circumstance. He dances when provoked, he collapses when struck, and he exposes his true nature every time someone presses against him. Observation, by contrast, transforms you into a strategist rather than a servant of impulse. To observe coldly is to view events as they are, stripped of the illusions that emotions impose. Anger makes betrayal look larger than it is. Fear makes obstacles appear impossible, and desire convinces you that what is unnecessary is vital. When emotions distort perception, judgment fails. When you train yourself to observe with cold detachment, you see betrayal not as a wound but as information. You see obstacles not as enemies but as puzzles to be solved. You see desire not as necessity but as bait, carefully placed to trap you. Cold observation transforms chaos into clarity because it cuts through the fog that feelings create. The man who reacts emotionally is predictable. He is easy to manipulate because anyone who knows his weaknesses can provoke him into revealing his hand. Anger makes him strike too soon. Fear makes him retreat too early. Vanity makes him chase recognition at any cost. His enemies need not destroy him. They simply guide his reactions until he destroys himself. But the one who observes without reacting becomes dangerous. His silence unsettles. His stillness unnerves. His lack of visible weakness confuses. Enemies grow reckless when they cannot read you. Allies respect you more when they realize you are not easily swayed. In this way, cold observation is not only protection but also a weapon, for unpredictability itself is power. Observation requires discipline of distance. You must learn to step outside of yourself, to watch your own anger rising, your fear whispering, your vanity tempting, and to treat these movements as though they belong to someone else. Instead of reacting, you analyze. Instead of defending your pride, you ask, what does this reveal about them? Instead of striking back immediately, you ask, what advantage can I gain from waiting? Each emotion becomes an object of study, and every provocation becomes a source of information. Those who remain trapped in their feelings learn nothing from conflict,
while those who observe coldly extract wisdom from every blow. To cultivate cold observation, you must also slow the pace of your response. The weak man believes every situation demands immediate reaction. He believes silence is weakness, patience is surrender, and waiting is cowardice. But in truth, silence is disguise, patience is strategy, and waiting is control. By refusing to react, you deny others the satisfaction of controlling your behavior. By delaying your move, you let time expose the truth that emotion tries to hide. An insult that stings in the moment loses its power once observed in silence. A betrayal that enrages in the first hour often reveals deeper opportunities in the days to come. The one who rushes to react forfeits advantage. The one who waits and observes holds the board in his favor. Observation also extends beyond others. It applies to yourself. The greatest strategist knows his own impulses, as well as he knows the moves of his rivals. When you watch yourself with cold clarity, you begin to see the patterns that have ruled you in the past. You recognize the triggers that ignite your anger, the wounds that resurface through fear, the desires that cloud your vision. And once recognized, they lose their grip. You become less a creature of habit and more an architect of decision. Cold observation transforms you from a man who stumbles blindly into traps into one who sees them long before they are sprung. The man who trains himself in observation develops an aura that others can feel. When he enters a room, he does not rush to speak, to laugh, or to impress. He watches. He listens. He weighs the tone of words, the movements of eyes, the rhythm of silence. While others reveal themselves in their eagerness to be heard, he remains still, gathering information, placing each piece where it belongs in his mind. By the time he speaks, he has already mapped the weaknesses, ambitions, and insecurities of those around him. His words carry weight because they are calculated, not spilled in haste. His presence unsettles, because those who cannot read him feel exposed under his gaze. Cold observation is the opposite of arrogance. The arrogant man assumes he already knows, and thus he stops seeing. He reacts to protect his fragile image, blind to the fact that his reactions expose him further. The cold observer assumes nothing. He watches long enough to see truth reveal itself. He does not need to declare his strength, because his restraint already demonstrates it. He does not need to shout his certainty, because his silence speaks louder than words. Where the arrogant man is vulnerable, the observer is protected, because knowledge shields him in ways pride never can. This principle also teaches the value of restraint in conflict. Most battles are not lost because one side is weaker, but because one side reacts without calculation. They strike too soon, reveal too much, or expose their own desperation. The cold observer allows his enemy to burn with emotion, to reveal his intentions in the heat of reaction, and only then does he move. By striking when the other is weakest and blind, the observer multiplies his power. Victory comes not from strength alone, but from timing, and timing is the fruit of patience rooted in observation. The fourth principle of the cold mindset is the ability to turn loss into leverage. Most men view loss as the ultimate defeat. They suffer a betrayal and believe they have been stripped of all power. They lose wealth and assume their future has collapsed. They lose status and imagine they are ruined forever. But such men fail to understand the deeper truth. Loss is not the end. It is transformation. The man who clings to what is taken from him becomes a prisoner of the past. The man who reshapes his loss into strength becomes more dangerous than before. Loss is inevitable. How you wield it determines whether it breaks you or arms you. To turn loss into leverage requires a shift in perception. When something is taken, most cry out in despair because they have tied their identity to possession. They say, "Without this, I am nothing." But this reveals their weakness, for it shows their dependence. The cold mind refuses to grant external things such authority. When stripped of wealth, it does not collapse, but instead studies the freedom that poverty brings. The ability to move unnoticed, the chance to rebuild without expectation, the hunger that sharpens ambition. When betrayed by allies, it does not wallow but records the betrayal as a lesson, a deeper insight into human nature that will prevent future wounds. Each loss is a message, and the man who reads it correctly finds strength where others find only despair. Loss can also be a mask. The man who suffers defeat in public may use it to conceal his true strength, appearing weaker than he is, drawing out arrogance in his rivals.
By accepting humiliation without protest, he lures his enemies into lowering their guard, believing him to be finished. Yet in silence, he rebuilds, and when he strikes again, it is from a position they never expected. In this way, loss becomes camouflage, and camouflage becomes strategy. Those who cannot stomach temporary defeat never discover the advantage that lies hidden in appearing broken. Another way loss becomes leverage is through the discipline it demands. Comfort softens men. Luxury makes them careless. Security blinds them to danger. But loss strips away illusions, sharpening the will like a blade. The man who has lost learns to live without, and in learning this, he discovers his independence. What can you take from the man who has already endured emptiness? How can you frighten him with deprivation when he has already survived it? He becomes untouchable, because nothing you threaten him with carries weight. Loss has already burned away his weakness, leaving only resilience behind. Every loss also reveals who is loyal and who is opportunistic. When fortune smiles, allies crowd around, eager to share the glow of success. But when fortune turns, they vanish, or worse, they betray. This is painful, but it is also clarity. Loss unmasks the faces of those who were false, and though it wounds, it also cleanses. Better to know who will abandon you in hardship than to discover it too late in moments of danger. The cold man uses this knowledge as a weapon, discarding the unworthy and tightening his circle around only the proven few. His losses refine his power, stripping away dead weight and sharpening his network into something lean and reliable. Loss can also serve as fuel. Desire born of comfort is soft and fragile, but desire born of deprivation is ruthless. When stripped of what he values, the disciplined man channels the wound into drive. Betrayal turns into the resolve never to be dependent again. Defeat transforms into the hunger for victory at any cost. Poverty hardens into the ambition to seize resources so firmly that no one can steal them again. While others remain broken by loss, the cold strategist converts pain into fire, fire into motion, and motion into conquest. He rises because he refuses to waste suffering on grief alone. Even in reputation, loss can be an advantage. A man who has endured disgrace and yet continues unbroken frightens others, for they see he cannot be controlled by shame. A man who has been cast out and yet builds anew becomes more respected than one who never faced exile at all. Reputation rebuilt upon ruin is stronger because it demonstrates resilience. People instinctively follow those who cannot be destroyed, for survival is the highest form of power. By enduring loss openly and then reshaping it into strength, you establish yourself as unyielding, and unyielding men become feared and respected in equal measure. Loss also teaches the art of detachment. When you survive what you thought you could not live without, you discover that the chains of dependency were illusions all along. You believed that love, wealth, or recognition were essential, yet here you stand without them, alive and moving forward. This realization liberates you. You become less fearful of future losses because you have already endured and emerged. The fear of loss enslaves most men. The one who has lost and still stands walks freely. He does not beg, he does not cling. He does not tremble when threatened. He knows that what is taken can be replaced or reshaped or lived without entirely. This freedom itself becomes power because nothing external can chain him again. The ability to turn loss into leverage requires a cold eye and a disciplined will. It requires rejecting the instinct to collapse and instead asking at every defeat, what does this reveal? What does this sharpen? What can I take from this? It requires patience to endure the hollow silence that follows collapse, and strength to search within that silence for the lesson hidden there. The weak man wastes loss by drowning in self-pity. The strong man bends loss into an instrument that cuts deeper than victory ever could. Power does not belong to the man who clings, reacts, or collapses under what he cannot control. It belongs to the one who detaches from illusions, fortifies his inner world, observes with cold clarity, and turns loss itself into a weapon. Such a man cannot be manipulated by emotion, cannot be enslaved by fear, and cannot be broken by betrayal. While others remain chained to the chaos of fortune, he stands unmoved, sovereign over himself. This is the essence of a cold mind, untouchable, disciplined, and feared not because of what he shows, but because of what cannot be taken from him.